हाय, मेरा नाम है गौरव और आप सुन रहे हैं लॉ एंड बिहोल्ड, हिंदुस्तान की वो अकेली पॉडकास्ट जिसमें फीचर करती हैं इंटरेस्टिंग जजमेंट्स फ्रॉम कोर्ट्स ऑल ओवर इंडिया। तो चलिए एक बार फिर से एक ऐसे अनोखे सफ़र पे जहाँ मैं हूँ, कुछ कहानियाँ हैं और हैं कानूनी बातें, और इन सब के लिए दिस लॉ एंड बिहोल्ड। नमस्कार, स्वागत है आपका इस हफ्ते के एपिसोड ऑफ लॉ एंड बिहोल्ड में। आज बात कर रहे हैं मोहित नेगी से। मोहित नेगी प्रैक्टिस करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने और इसके अलावा दिल्ली के सभी कोर्ट्स के सामने। मोहित नेगी हिस्सा थे एक बहुत हिस्टोरिक जजमेंट का जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था, I have no hesitation to record here that the investigating agency and court should not be made an instrument of compelling a party to come to a place far away from its own place to submit to a jurisdiction of a court which actually has none. तो jurisdiction पे बहुत बड़ा पॉइंट एक दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा था कि कमर्शियल मैटर्स में क्रिमिनल लॉ को इन्वॉल्व करके पैसे की रिकवरी कराना ये लॉ की नीयत नहीं है, ये लॉ का थॉट नहीं है। कोर्ट ने कहा था, रिस्पोंडेंट नंबर 2 हैज अटेम्प्टेड टू सीक अनलॉफुल रिकवरी ऑफ मनी व्हिच इज अ प्योरली कमर्शियल मैटर एंड देयरफॉर द केसेस साइटेड बाय द काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 2 आर नॉट एप्लीकेबल। और इसके बाद जो एफआईआर हुई थी उसे क्वॉश कर दिया गया था। मैटर को डिटेल में डिस्कस करने के लिए, इस मैटर की कहानी बताने के लिए हमारे साथ है मोहित नेगी। वेलकम मोहित। Hi Gaurav, thank you for having me on your show. मोहित, इस केस की शुरुआत कैसे होती है, इसके बारे में कुछ बताइए। Unfortunately, what is happening, Gaurav, these days is कोई भी नॉर्मल डिस्प्यूट होता है, सिविल डिस्प्यूट, और अगर दूसरी साइड कोई लॉयर को इंगेज कर दे तो लॉयर का सबसे पहला जवाब यही आता है कि आप एफआईआर करवा दो, रिकवरी आसानी से हो जाएगी। बिकॉज द सिचुएशन इन इंडिया टुडे इज दैट आपको भी पता है कि अगर आप एक सिविल सूट फाइल करने जाएंगे तो सिविल सूट में 3, 4, 5 साल तो आपके सिविल सूट को सिर्फ फाइल करने में, एडजुडिकेशन होने में लगेगा। उसके बाद अगर आप जीत जाते हैं तो डिक्री आपके फेवर में आएगी। डिपेंडिंग ऑन वेदर और नॉट ये डिक्री एपेलेट फोरम में जाती है या नहीं जाती है, विच कुड बी योर डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर नहीं जाती है तो फिर भी आपको उसको एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, एंड ऑल ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस विल टेक इजीली क्लोज टू 5-10 years. I mean, depending on subject matter, nature, etc., etc. अगर जनरली एक स्टेटमेंट बोलनी जाए तो 5-10 साल तो आपके कहीं नहीं जाते। तो दोनों पार्टीज को, पार्टी जिसका पैसा सो कॉल्ड लॉस हुआ है और दूसरी पार्टी जो पैसा नहीं दे रही है allegedly, उसको भी पता है सिविल सूट में आपके 5-10 साल लगेंगे, अभी लॉयर्स की फीस लगेगी, सो इट्स गोइंग टू बी अ टीडियस प्रोसेस। नाउ कंपेयर्ड टू दिस you have an other alternative. The other alternative is that you file a criminal complaint. Now, when you file a criminal complaint, the first thing that changes is police involvement. Civil case में क्योंकि पुलिस इन्वॉल्वमेंट नहीं होती और आप कोर्ट में जाकर पेशी लगा सकते हो, वकील को भेज सकते हो, जब चाहे डेट ले सकते हो, वो सिचुएशन थोड़ी बदल जाती है when you come to a criminal case. Because the day the FIR gets registered, the police gets, their role gets kicked into action. तो वो आपसे जाके पूछताछ कर सकती है, वो चाहे डिपेंडिंग ऑन अगेन प्रेशर हो, खुद से चाहे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिकॉज दीज आर द प्रैक्टिकल रियलिटीज ऑफ टुडे। वो चाहे तो आपको जेल में डाल सकती है। अगर जेल में नहीं डालती और आपको एप्रीहेंशन है कि जेल में डाला जा सकता है तो आपको एक एंटिसिपेटरी बेल के अप्लाई करना पड़ेगा। जेल में डाल दिया जाता है तो आपको बेल के अप्लाई करना पड़ेगा। एंड दिस इज हैपनिंग ऑन डे 1, नॉट 5 years later, नॉट 10 years later. तो जो खतरा है आपके ऊपर, इवन दो द डिस्प्यूट मैटर इज द सेम, द क्वेश्चन एंड हैंड कि पैसा दिया है या पैसा देना बनता है कि नहीं बनता है इज द सेम,
but the threat over you through the criminal prosecution is far more, because आपकी liberty is at cost, right? So what is now happening, which is very unfortunate, is when there is a commercial dispute, a civil dispute, right? अगर कमर्शियल डिस्प्यूट है, सिविल डिस्प्यूट है, आप क्या करते हैं, आप उसको क्रिमिनल का एंगल देने की कोशिश करते हैं, जहां से कि पुलिस इन्वॉल्व हो जाए, जिससे कि दूसरी साइड डर जाए कि कहीं उसको जेल ना जाना पड़े, और इस वजह से वो सेटल करने को तैयार हो जाए और आपके पास टेबल पे आ जाए नेगोशिएशन करने के लिए. So this is a mechanism now that is getting used. तो जो प्रोसेस सिविल में शायद 10 से 15 साल लग जाती, उसको आप जल्द से जल्द अचीव करना चाहते हैं, इसलिए क्रिमिनल साइड पे रिलाई करते हैं और एक पूरा शॉर्टकट अपनाने की कोशिश की जाती है. मोहित, अगर आपके केस की बात करें तो ये भी एक कमर्शियल मैटर था, इसमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर डिस्प्यूट थी, जुरिसडिक्शन के भी पॉइंट्स थे, तो आखिरकार ये केस था क्या? इसमें केस में ये हुआ था कि आई वॉज एन एक्सपोर्टर, माई क्लाइंट वॉज एन एक्सपोर्टर, उसको कुछ अनियंस शिप करने थे इटली में. नाउ एक्सपोर्टिंग सिस्टम में एक ऐसा प्रोसीजर होता है बेसिकली कि आप डायरेक्टली शिपिंग लाइन से बात नहीं करते हैं, आप एक एजेंट के थ्रू बात करते हैं. सो एजेंट का बेसिकली काम क्या होता है कि वो आपके यहाँ आएंगे, जहां आपके गुड्स पड़े हुए हैं, आपसे पिक करेंगे, आपके शिपिंग लाइन पे ले जाएंगे, शिपिंग लाइन से कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे और शिपिंग लाइन के थ्रू आपके प्रोड्यूस जो है वो डिलीवर करवाएंगे. So that's what the agent does in this shipping contracts and exporting contracts. अब क्या हुआ हमारे केस में कि हम माल को करवाने थे कुछ अनियंस एक्सपोर्ट इटली में, एंड एजेंट प्रॉमिस्ड अस कि वी विल एक्सपोर्ट दीज इन 21 days. अब 21 दिन का हमको टाइम पीरियड दिया गया था, ये सोचकर कि हाँ ये गुड्स जो है 21 दिन में डिलीवर हो जाएंगे. वी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ बायर इन इटली. सो इटली में हमने बात कर दी अपने बायर से कि बॉस देखो, आपको 21 दिन में हमको गारंटी दी गई है, तो हम 21 दिन में आपके जो गुड्स है वो पहुंचा देंगे. Now because the climate condition in Italy is different and there are various other factors which I don't want to get into, but basically the onion requirement only exists for 2-3 months in Italy where they need exported goods, otherwise उनका locally produced sufficient होता है. Now ये बोलकर the shipping line, so the agent के साथ हमारा एक agreement होता है. Now, this shipping line at the end of the day is the one who's liable to take these goods and ship it back from Gujarat to Italy. Now, what happens in this entire situation is कि हमारे को 21 दिन की गारंटी दी गई थी, लेकिन shipping line ने कम से कम 40 या 50 दिन लगा दिए, ये बोलते हुए कि कुछ ना कुछ इश्यूज आए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग्स हैपन, और इस वजह से हम गुड्स टाइम पे नहीं डिलीवर कर पाए. सो नाउ माय क्लाइंट हु वाज द एक्सपोर्टर बेसिकली सेड कि बॉस मैंने आपको 10-15 लाख ऑलरेडी एडवांस में दे दिए थे, और अब बिकॉज आपने मेरे को 21 दिन की गारंटी दी थी और ये बोला था कि टोटल 50 लाख रुपए लगेगा 21 दिन में पहुंचाने के लिए, आई कांट बी हेल्ड लायबल टू गिव यू 50 लाख रुपए, क्योंकि जो फाइनली मेरा बायर है, मेरे बायर ने मेरे अनियन खरीदने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि बॉस हमारे यहाँ सिर्फ 2-3 महीने का टाइम पीरियड होता है, क्योंकि आपने उस 2-3 महीने के टाइम पीरियड में आप गुड्स नहीं पहुंचा पाए, आपने 1 महीने का डिले कर दिया ऑलरेडी, तो 21 दिन प्लस 30 days ऑफ डिले, 1.5 महीने बाद आपके गुड्स पहुंचे, इस वजह से माय बायर रिफ्यूज टू बाय इट. सो माय क्लाइंट सेड कि आई कांट पे यू दिस एंटायर सम ऑफ 50 lakhs that you're demanding. Now, in this situation, what happens is that the agent, who's the middleman, says कि बॉस मैंने तो शिपिंग लाइन को पूरा का पूरा 50 लाख रुपए दे दिया था, तो आप मेरे को 50 लाख रुपए दो. Now, my situation was very clear कि मैं गुड्स आपको, मैंने जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, I've entered into this contract for one reason, which is delivering my goods in 21 days, और आप वो 21 days में नहीं कर पाते हो. तो अगर आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस नहीं की, सो हाउ एम आई लायबल टू परफॉर्म माई पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? हाउ मच इज ड्यू एक्सेट्रा कैन बी कंसिडर्ड, कैन बी नेगोशिएटेड, बट आई कांट बी मेड टू पे द एंटायर सम. नाउ द शिपिंग एजेंट said कि because I have already incurred this 50 lakh rupees, I will demand it from you. So this is where the dispute arose between the parties.
they didn't want to go after the shipping line because they realized कि it will be easier for them to come after my guy who's a small exporter. एक छोटा एक्सपोर्टर है, वो डर जाएगा, शायद पैसे निकाल देगा, शिपिंग लाइन पे जाना पड़ेगा तो केस ज्यादा खींचेगा और शिपिंग लाइन पे उनका बिजनेस भी ज्यादा होता होगा. Why would they want to kill their own business, right? Correct, exactly, I'm sure. So इस वजह से now so the agent basically, now there were communications between the shipping agent and us, wherein we categorically mentioned, and my client, who's a very exciting guy, also said कि मैं, he had a very typical line which he used to say कि मैं मुंह दिखाई के पैसे नहीं दे रहा आपको, कि आपने सिर्फ अपना मुंह दिखाया और बस आप भाग गए तो उसके पैसे नहीं बनते. आप अगर आप काम करेंगे तो मैं आपको काम के पैसे दूंगा. Now in all of this, Gaurav, the right way and the correct way was for the shipping line to sue me for money in Gujarat. They would have said, I'm arguing from their side. I'm not saying this is the legal position and that this is what should be held. But the possibility that they can argue is कि हमने आपका काम किया, चाहे 30 दिन डिले से किया, तो आप हमको पैसे दो माइनस XYZ अमाउंट which they could have claimed कि अच्छा ठीक है आपको इतने का नुकसान हुआ. Because of that, we will deduct this much sum and remaining you should pay us. Now, Gaurav, what happens in this situation is for this, they'll have to go to some civil court in Gujarat. अगर civil court in Gujarat जाएंगे, उनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, ये सारी बातें बतानी पड़ेगी कि किसका कितना लॉस हुआ, ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. उनको भी पता है विद देयर बेस्ट केस सिचुएशन उनको उनके 50 लाख के 50 लाख वापस नहीं मिलेंगे. Because there were email correspondences where the shipping agent had accepted that the goods were not delivered on time. Right. Now, so basically to overcome all these flaws and defects in their argument, they decided to come after my client in Delhi. Okay. So they filed an FIR in Delhi and somewhere in a random district. So they chose a police station in Rohini. And they filed an FIR in Rohini, thinking कि आप हम पुलिस में जाएंगे, इनको बोलेंगे कि हमारा 50 लाख रुपए का काम था, 50 लाख रुपए हमारा ये दे नहीं रहा है, इस वजह से आप इसको जेल में डालें. That is the simple game plan. मोहित, पहला मेरा मेजर सवाल कि अभी तक हमारी जो बातचीत हुई उसमें ये पता चला कि जो प्याज था वो इटली जाना था, वाया गुजरात जाना था, इसमें रोहिणी अचानक से कैसे फिगर आउट कर गया? So Gaurav, that was my first argument itself. Now, I will come to what my defense was, but the reason they put in Rohini was, which is a very funny and interesting way of giving jurisdiction to Rohini, which gets rejected by the Delhi High Court, and rightly so. But the argument they make is that parties, जो दोनों parties हैं, which is the exporter, the shipping line, and the agent, all three parties are based in Gujarat. Every transaction that took place in Gujarat. Now they say कि फाइनली जब ट्रांजैक्शन हो जाती है और जो एक्सपोर्टर है वो पैसा देने से मना कर देता है, जब वो पैसा देने से मना करता है तो सबसे पहली ईमेल जो आती है फॉर रिकवरी कि हमारा रिकवरी आप करो, दैट कम्स फ्रॉम अ ऑफिस विच इज सिचुएटेड इन रोहिणी. तो उनका ये कहना है क्योंकि हमारा एक एम्प्लॉय था जो रोहिणी में बैठा था, अगर रोहिणी से आपको पैसा मांग रहा था तो इस वजह से रोहिणी कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन बनता है. तो माने सम एंड सब्सटेंस ऑफ डिस्प्यूट पूरा गुजरात बेस्ड है, लेकिन 1.1% कम्युनिकेशन रोहिणी से इनिशिएट हुआ और इस बेसिस पे ज्यूरिसडिक्शन रोहिणी डिक्लेयर कराने की कोशिश की गई. That's correct. Which Gaurav, this argument gets rejected obviously for obvious reasons. See, देखिए ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल रैशनल नहीं था. Now if we get into the logic and the legal principles behind it, Code of Criminal Procedures हमारा ये कहता है कि कोई भी ऑफेंस का ज्यूरिसडिक्शन उस जगह बनता है जहां ऑफेंस कमिट किया जाता है. मान लीजिए ऑब्वियसली दिस इज विदाउट प्रेजुडिस टू द आर्गुमेंट कि कोई ऑफेंस था ही नहीं, बट मान लीजिए फॉर अ सेकंड कि कोई ऑफेंस था, तो उस ऑफेंस का ज्यूरिसडिक्शन इस जगह पे बनता है जहां पे वो ऑफेंस कमिट किया जाता है. दैट्स द जनरल प्रिंसिपल इन द CRPC. However, there's an exception to it.
which says कि अगर आप ये डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो या फिर वेरियस कोर्ट्स हैव jurisdiction, तो वन ऑफ द jurisdiction कैन बी जहां कॉन्सिक्वेंसेस एंस्यू कर रहे हैं उस ऑफेंस के. राइट. तो मान लीजिए कि ऑफेंस एक जगह पे हुआ लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बी पे इफेक्ट हो रहे हैं, तो बी विल ऑल्सो हैव jurisdiction. So using this argument, what they claim is कि offense was created in Gujarat, which is place A, right? However, loss of money has happened in Rohini because I have asked for money in Rohini. So the consequences of the offense of 406 and 420 has happened in Delhi. ऑल राइट. तो ये पुलिस स्टेशन रोहिणी में एफआईआर दर्ज होती है. इसके बाद क्या होता है, वो क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पे आप हाईकोर्ट अप्रोच करते हैं इस एफआईआर की कॉशिंग के लिए? ये मामला पुलिस के लेवल पे ही क्यों नहीं खत्म किया जा सकता था, इनके बारे में कुछ बताइए. So Gaurav, देखिए, I mean, I don't know the reasons why it got continued before the police, because the police, once an investigation, once they take charge of the matter, which is the FIR अगर उन्होंने register कर दिया and they've taken cognizance of the matter, उनके पास होता है जो procedure prescribe किया गया है, they can ask the accused to be produced in front of them and give any documents. तो मतलब जो accused है उनको बोलेंगे प्लीज हमारे सामने आप पेश करो, और जो आपकी पोजीशन है, जो आपकी स्टैंडिंग है, वो आप हमारे सामने, जो डॉक्यूमेंट्स आप जिस पर रिलाई करना चाहते हैं वो आप हमारे सामने प्रोड्यूस कीजिए. Now, there were notices that were issued to my client. अब गौरव आप बात समझिए, ये सब हो रहा है ड्यूरिंग पैंडेमिक. राइट. ठीक है. The first notice gets issued in February, March of 2020, which is the time when the Northeast Delhi riots were taking place. Correct. So, अब somebody who's sitting in Gujarat does not know what the situation is in Delhi, how turbulent the police is, whether usko aana chahiye Gujarat se Delhi for this or not. So he basically seeks an extension on this ground. And anyway, he has some medical problems. So he mentioned that he has medical problems and the situation in Delhi is not well. So he seeks that. Now, uske baad kya hota hai, Gaurav, कि obviously the pandemic hits और जो files हैं वो basically पड़ी की पड़ी रह जाती है, no investigation takes place. Now जब लॉकडाउन हटता है, जब जून जुलाई में जब पहला लॉकडाउन हटा जाता है और सारी चीजें नॉर्मलसी की तरफ मूव करती है, my client again gets a letter from the police. Okay. Now until that day, Gaurav, we had no intention to go to the court. Okay. We basically go to the police. I also went. Because I told him कि बॉस अभी पैंडेमिक चल रहा है. पुलिस जो वहाँ के एसओची थे, हमने एसएचओ से बात करी, उनको बताया कि अभी पैंडेमिक चल रहा है, अगर आपको कुछ भी है डॉक्यूमेंट्स तो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको पेश कर रहा हूँ, जो भी राइटिंग में आपको चाहिए मैं एज द लॉयर आई एम प्रेजेंटिंग इट टू यू, और उसके बाद आपको कुछ भी पूछताछ करनी है तो आप प्लीज ऐसा कीजिए कि आप वर्चुअली कर लीजिए, क्योंकि उनके जो मेरे क्लाइंट हैं उनके 3 बच्चे हैं, कुछ 5-6 साल की सबसे छोटी लड़की है, और जो पुलिस है वो मना कर देते हैं, कि नहीं आप उनको प्रेजेंट करो फिजिकली, विच गौरव वी ऑल्सो डू दैट, हम उनको फिजिकली भी प्रेजेंट कर देते हैं, बट वी रियलाइज दैट द मैटर इज नॉट गेटिंग सॉल्व्ड हियर. राइट. दैट ही सी गौरव, देखिए आप पॉइंट समझिए, द पर्पस ऑफ द एफआईआर इन द वेरी फर्स्ट प्लेस वाज कि ये गुजरात का आदमी है, इसको दिल्ली के बारे में कुछ पता नहीं है, सो लेट्स ड्रैग हिम टू दिल्ली. द आइडिया वाज टू कॉज सो मच इनकन्वीनियंस बाय फाइलिंग दिस केस दैट ही सेड अच्छा छोड़ो, आप पैसे लो, खत्म करो. एंड बिकॉज ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस मशीनरी दैट वाज बीइंग इम्प्लाइड, माय क्लाइंट वाज गेटिंग सक्सेसफुली हरास्ड. जो उनका पर्पस था उनको भी पता था, बाय फाइलिंग दिस एफआईआर दे आर नॉट गोइंग टू गेट रिकवरी ऑफ देयर मनी. यानी आपके क्लाइंट को इतना हरास किया जा रहा था, इतना परेशान किया जा रहा था कि कंपेल होके वो पैसे दे दें, लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप जाते हैं हाई कोर्ट. करेक्ट. सो व्हेन दिस सिचुएशन इज हैपनिंग, वी फर्स्टली मूव टू द दिल्ली हाई कोर्ट एंड वी टेल देम कि सर आप देखिए
कि कैसे ये एक पूरा सिस्टम है जो चलता आ रहा है. इट्स नॉट द फर्स्ट केस व्हेन इट्स हैपनिंग. आई वुड लाइक टू रिपीट गौरव, ये पहली बार नहीं है. ये टिपिकल क्लासिक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि आपको पता है कि दूसरा बंदा दिल्ली का नहीं है, उसको बार बार इनकन्वीनियंस होगी दिल्ली आने में, उसको डर लगेगा पुलिस से डील करने में, तो आप उसको फोर्स करो और दिल्ली बुलाओ. और अनफॉर्चुनेटली ये पहला केस नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कई प्रोनाउंसमेंट्स इन इशू पे कर चुके हैं. दैट्स करेक्ट. राइट. So the first day itself, Gaurav, when we moved to the High Court, the High Court also said कि आप, why have you come directly to the High Court? You go to the concerned magistrate, you seek an anticipatory bail, you seek a protection, and then you come file a quashing before me. Because जब हमने quashing file करी थी तब हमने interim protection की भी डिमांड की थी कि हमारे को harass किया जा रहा है, तो we don't want any coercive steps taken against us. Right. And on the first day itself, we had to tell the High Court, Gaurav, कि हम ये सब तब करते to go to the concerned magistrate, take the relief of anticipatory bail, अगर उस concerned magistrate का jurisdiction होता. Right. हम उस magistrate के पास इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उसका jurisdiction ही नहीं है, क्योंकि केस दिल्ली में बनता ही नहीं है. Exactly. इस वजह से we come to the Delhi High Court seeking release from the Delhi High Court, not only for you to quash it, but as an interim release that you protect us, कि हमको बार बार ये जो harassment हो रही है वो ना हो हमारे साथ. So that's where the matter gets admitted, and then उसके बाद गौरव जो प्रोसीजर होता है, हम अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं, वो रिप्लाई फाइल करते हैं, स्टेटस रिपोर्ट फाइल करती है पुलिस, और फाइनली मैटर आता है बहस के लिए, which is the final argument. So in October we had a final argument, and within couple of weeks the judgment was also issued by the Delhi High Court. Right. तो पैंडेमिक ईयर में भी हाई कोर्ट अपना काम करता रहा आधे वर्कलोड के साथ ही, लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि आपको अच्छी जल्दी हियरिंग्स मिलती गई. अमूमन जो तारीख हाई कोर्ट में 3 महीने में लगती थी वो 1 महीने में लग गई, और जजमेंट आर्ग्यूमेंट के बाद मतलब जजमेंट रिजर्व किया गया और जल्दी दे भी दिया गया. तो मोहित, इस जजमेंट की सबसे खास बात क्या मानेंगे आप? क्या वो सारी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स है पुरानी, उनको रिपीट करना, या फिर एक ही साथ लॉ को कंसोलिडेट कर देना? क्या खास है इस जजमेंट में? देखिए गौरव, जैसा आपने कहा एक बात, तो we'll have to appreciate that the Delhi High Court has compiled all the relevant judgments together and has held not only the law but has also given a direction that this procedure has to stop. This harassment of so-called accused has to stop. और अगर आप दिल्ली हाई कोर्ट के जो आपने वर्डिंग्स आपने शुरुआत में ही आपने नरेट किए थे, Delhi High Court has looked into each of the essentials, and we'll go into the essentials. But after going into the essentials, they said that this is a classic example where the harassment takes place. The harassment should not take place, and the accused should not be forced to come to Delhi. So not only does it lay down the law, but it also gives strictures against such practice, which is a commendable thing for the Delhi High Court to do. राइट. तो ना ही केवल रिलीफ दी गई, बट एक डेफिनेटिव प्रोनाउंसमेंट भी आया हाई कोर्ट की तरफ से जो लॉ ले डाउन करता है इन सर्कमस्टांसेस के लिए. तो मोहित, हाई कोर्ट का ये बहुत बेहतरीन जजमेंट सिविल और क्रिमिनल डिस्प्यूट्स में जो इंटरप्ले होता है उसके ऊपर आया कि सिविल डिस्प्यूट को आप क्रिमिनल मैकेनिज्म के थ्रू उसकी रेमेडी नहीं ढूंढ सकते, बट सिविल और क्रिमिनल केस में अंतर क्या चीज पैदा करती है? एक मॉनिटरी क्लेम सिविल में भी हो सकता है और उसी को चीटिंग फ्रेम करके क्रिमिनल में भी किया जा सकता है, जैसे इस केस में हुआ. तो अंतर कैसे पता चलेगा? करेक्ट गॉड. सो द डिफरेंस हैज टू बी एट द टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और एट द टाइम where the relationship started, and that's what was held in this judgment also. So हम basically consider ये करेंगे, जैसे ये कहा जाता है कि criminal law में the essential feature has to be mens rea, which is the criminal intention, कि आपके एक criminal intention होनी चाहिए, और criminal intention has to be when the relationship started. तो मान लीजिए अगर मैं इसी एग्जाम्पल को ऐसे कंसिडर करूं कि मैंने आपके साथ एक अग्रीमेंट किया ये बोलते हुए कि मैं आपके गुड्स पहुंचाऊंगा इटली में, आप मेरे को 10 लाख एडवांस दीजिए,
और मैं 50 लाख टोटल लूंगा आपसे और आप 10 लाख आपसे एडवांस किया और बोला कि आपके गुड्स में 21 दिन में पहुंचाऊंगा. नाउ यू फाइंड आउट लेटर कि मेरे पास कभी कोई शिप ही नहीं थी, मेरे पास कोई फैसिलिटी ही नहीं थी आपका गुड्स पहुंचाने के लिए. सो मेरा कभी इरादा ही नहीं था आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म करने के एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. तो मेरा शुरुआत से कोई इरादा नहीं था, which means कि I had a criminal intention to cheat you. From day one, I wanted to cheat you, take the money and run away. But as opposed to a civil dispute, wherein you and I enter into a contract, जिसमें मैं ये कहता हूँ कि आप मेरे को गुड्स दीजिए, आप मेरे को एडवांस दीजिए, मैं आपके गुड्स 21 दिन में पहुंचाऊंगा. For whatever reason, कि मान लीजिए windstorm आ जाता है, my ship break down, etc., and I'm not able to do it. The end result is the same in both the situation, कि आपके goods नहीं पहुंचे 21 दिन में. But in the second instance, I never had the intention to cheat you. This is only a breakdown of a contract, a breach of a contract. यानी breach of the contract has to be different from a criminal intention. राइट. तो यानी सिविल मामले में एक बोनाफाइड बिलीफ थी, लेकिन उसे क्रिमिनल मामले का रूप देने के लिए प्राइमा फेसी मिसरिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, शुरू से ही धोखाधड़ी के अंश दिखने चाहिए. थैंक यू सो मच मोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जजमेंट को इतनी खूबसूरती से एक्सप्लेन करने के लिए. थैंक्स गौरव, इट वाज ऑल माय प्लेजर. बताइएगा जरूर आपको एपिसोड कैसा लगा. इस जजमेंट की डिटेल्स, साइटेशन और लिंक आपको मिलेगा शो नोट्स में. आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू. हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है लॉ एंड बिहोल्ड. इसके अलावा आप भेज सकते हैं वॉइस मैसेजेस स्पॉटिफाई ऐप से. अगले हफ्ते तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे.